Hello, good morning everybody. So we are doing UPSC Prelims Extra Edge सीरीज. हमने इसमें पॉलिटी वाला सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है और इसमें हम बाकी सब्जेक्ट्स भी साथ में कवर करते रहेंगे, जैसे भी जो भी प्रॉब्लम्स यूपीएससी में आते हैं. इसका जो मेन फोकस है एक्स्ट्रा एज सीरीज का, दैट इज कि आपके जो टॉपिक्स पहले पढ़े हुए हैं उसकी फास्ट रिवीजन हो जाए और जो टॉपिक्स आपको नहीं आते हैं उनकी आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए. एंड द मेन मोटो इज दैट यू शुड बी एबल टू क्लियर प्रॉब्लम्स कट ऑफ दिस टाइम. जिनका नहीं हो रहा है और जो पहली बार दे रहे हैं उनका ये बिल्कुल श्योरिटी हो कि हमारा क्लियर हो जाएगा. अब हमने लास्ट क्लास में इसको लेके जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी. उससे पहले प्रियम्बल पढ़ा था, उससे पहले वो कवर्ड इंडियन जुडिशरी एज अ होल, फिर उससे पहले पार्लियामेंट, उससे पहले फंडामेंटल राइट्स, उससे पहले बेसिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटी. इन टुडेज लेक्चर वी आर स्टार्टिंग विद द इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डीपीएसपीज एंड साथ में हम करेंगे अपना फंडामेंटल ड्यूटीज. तो दो टॉपिक हैं, डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज. अब इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं. एक आते हैं इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन कि कौन कौन से डीपीएसपीज लिखे हुए हैं, कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज लिखी हुई हैं. एक तो ये क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन आता है कि भाई हमें बताएं फिलोसॉफिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज. हम वो भी साथ में देख लेंगे. बट इससे पहले हमने पढ़ा था एक फंडामेंटल राइट्स. जब हम संविधान पढ़ रहे थे तो आपको बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और उसके जो पार्ट 3 में लिखा हुआ है दैट इज बेसिकली अ फंडामेंटल राइट्स. पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखा है और डीपीएसपी है पार्ट 4 में और उसके बाद आता है पार्ट 4A दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज. तो हमारे पास हमने ये पढ़ लिए हैं अच्छे से डिटेल में. फंडामेंटल राइट्स हमने हर एक फंडामेंटल राइट को फ्रॉम आर्टिकल 12 से लेके जो भी 35 तक थे हमने अच्छे से पढ़े हैं. और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं पार्ट 4 दैट इज डीपीएसपीज. इसको पहले इसकी फिलॉसफी समझते हैं. आफ्टर दैट वी विल सी कि कौन कौन से डीपीएसपीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ये हम देखेंगे. तो पहला आपको बताया कि डीपीएसपीज का एक फैक्चुअल पार्ट है कि इट इज पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. और कौन कौन से आर्टिकल आते हैं इसमें डीपीएसपीज में? आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51. आर्टिकल 36 टू 51 यहां से लेके ये आर्टिकल है डीपीएसपीज के. अब जो डीपीएसपीज हैं इसका मतलब क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. अगर हम देखें तो पहले एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था. उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हमने एक चीज ऐड की थी दैट इज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन. तो पहले ये चीज हम ले आए हैं. अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की बात करें इंडिया की तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज देयर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. अगर हम इसकी बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की, तो दीज वर द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द गवर्नर जनरल. क्योंकि उस टाइम कौन सा कोई हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट हुआ करती थी, तो गवर्नर जनरल को हमने ये इंस्ट्रक्शंस दी क्योंकि ही वाज द बेसिकली द हेड ऑफ इंडिया ऑन द बिहाफ ऑफ कोर्स जो ब्रिटिश क्राउन था. पर कहने का मतलब क्या है, उस टाइम गवर्नर जनरल को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई थी. एंड अब जो हमारा जो डीपीएसपीज हैं, दीज आर द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द ऑन द सेम लाइंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन. डीपीएसपीज आर गिवन टू द स्टेट. स्टेट मींस द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आपको इन डायरेक्टिव्स का ध्यान रख के पॉलिसीज बनानी है. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब हम डीपीएसपी की बात करते हैं, द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि डीपीएसपीज आर नॉन जस्टिशिएबल. मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं देन यू कैन गो टू कोर्ट. बट व्हेन योर डीपीएसपीज आर वायलेटेड यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट बिकॉज दीज आर ओनली द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द स्टेट. ये समझ में आना चाहिए. दीज आर नॉन जस्टिशिएबल पर से. मतलब इन जनरल अगर आता है कि डीपीएसपीज आर जस्टिशिएबल और नॉन जस्टिशिएबल, आंसर इज नॉन जस्टिशिएबल. और जब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, देन इट्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम समझें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज. तब आपको इसकी फिलॉसफी और अच्छे से समझ में आ जाएगी. अब जो फंडामेंटल राइट्स हैं, दीज आर द काइंड ऑफ अ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द स्टेट. यहां पे रिस्ट्रिक्शंस ऑन द स्टेट है. बोला था कि नो स्टेट, नो पर्सन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड बाय द स्टेट. तो दीज आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द स्टेट. और जो ये टोन होती है फंडामेंटल राइट्स की, इट इज अ नेगेटिव टोन. जो बोला जाता है कि स्टेट को ऐसा नहीं करना है, तो जो इसकी टोन होती है
फंडामेंटल राइट्स की वो नेगेटिव टोन है। और अगर हम इससे कंपेयर करें डीपीएसपीस को, तो अगर हम डीपीएसपीस को कंपेयर करते हैं तो डीपीएसपीस आर बेसिकली अ काइंड ऑफ गिविंग द डायरेक्शंस टू द स्टेट। वो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे हैं, गिविंग द डायरेक्शंस टू द स्टेट। और जब डायरेक्शन दी जाती है, वो बोलते हैं कि तुम कुछ करो, तो दीज काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स आर पॉजिटिव टोन के, स्टेट को ये करना चाहिए पुअर के लिए, मार्जिनलाइज के लिए, तो इनकी टोन क्या होगी? पॉजिटिव टोन। और आपको पहले बताया था कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, दीज आर गिवन टू द सिटीजन सो दैट स्टेट की पावर ना बढ़े। तो स्टेट की पावर ना बढ़े, इसलिए हमने क्या दिए हैं आपको? ये फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। इट मींस दीज राइट्स आर प्रमोटिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो दीज फंडामेंटल राइट्स प्रमोट political democracy in India. As far as this is concerned, that is DPSPs, they are giving the direction to the state to pursue certain policies that will promote social and economic democracy. इनका जो मेन फोकस है वो है सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट में, कि इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, तो इनका फोकस रहता है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ऑफ कोर्स जस्टिस की बात करते हैं, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, पर एज अ ब्रॉडर प्रिंसिपल इट प्रमोट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इट प्रमोट्स सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अब पेपर में ये नहीं है कि ये डीपीएसपीज पॉलिटिकल जस्टिस नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बट एज अ फिलॉसफी क्या है, ये स्टेट को बनाना चाहते हैं वेलफेयर स्टेट, एंड वेलफेयर स्टेट इज ऑल अबाउट सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। तो ये वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं कि स्टेट सिर्फ पुलिस स्टेट नहीं होनी चाहिए, स्टेट हैज सर्टेन रिस्पांसिबिलिटीज टुवर्ड द सिटीजंस और पर्सन और पीपल इन जनरल, दैट्स व्हाई इट प्रमोट्स वेलफेयर स्टेट का आइडिया। तो जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं, तो फंडामेंटल राइट्स आर बेसिकली अ जस्टिशिएबल, यू कैन गो टू अ कोर्ट ऑफ लॉ, बट दीज आर नॉन जस्टिशिएबल। पर हम इसकी डिबेट को भी समझेंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज में डिबेट होती हैं उसको भी समझेंगे, पर ब्रॉड लेवल पे फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल एंड जो हमारे डीपीएसपीज हैं दीज आर नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर। और अगर हम एक और लेवल पे जाके समझे इस चीज को, तो द एम These fundamental rights are having a legal sanctions. इन पे क्या है? लीगल सैंक्शन है, इनको ऐसा करना ही पड़ेगा। As such इन पे कोई लीगल सैंक्शंस नहीं है। These are only the directions. अब एक बार बोला था कि अगर DPSPs are only the directions, they are not justiciable in a court of law, but DPSPs are justiciable in a court of people. Because DPSPs बताते हैं कि ऐसा ऐसा स्टेट को करना चाहिए, और अगर स्टेट ऐसा नहीं करेगी कि लोगों को लगा कि स्टेट वो पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं कर रही जो उसको करनी चाहिए, तो इन इलेक्शंस पीपल विल हेल्ड गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर द फेलियर टू इंप्लीमेंट डीपीएसपीस। तो उस सेंस में जब डीपीएसपीस की बात हो रही है, तो फिर स्टेट को कोर्ट ऑफ पीपल में जस्टिफाई करना पड़ता है रेदर देन कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये अच्छी बात है, तभी ये बात करते हैं वेलफेयर स्टेट की डीपीएसपीस, एंड दे रिक्वायर काइंड ऑफ अ लेजिस्लेशन टू इंप्लीमेंट। ये तो भाई अपने आप फोर्स में आ जाते हैं, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो अपने आप सेल्फ एग्जीक्यूटरी हैं, कुछ इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं लॉ बना के, पर एज सच दे आर इन्फोर्सिएबल, बट दीज आर नॉन इन्फोर्सिएबल अनलेस और अंटिल स्टेट मेक सम पॉलिसी और लॉ टू डू दैट। सो दे डू नॉट रिक्वायर एज अ प्रिंसिपल लेवल पे, दे डू नॉट रिक्वायर लेजिस्लेशन, लॉ नहीं चाहिए इनको, इट रिक्वायर्स लॉ, इट रिक्वायर लॉ। तो डीपीएसपीज रिक्वायर लॉ और पॉलिसी टू गेट इंप्लीमेंटेड, पर फंडामेंटल राइट्स के लिए एज अ फिलोसॉफिकल आइडिया नहीं चाहिए। आप ये भी बोल सकते हैं सर एक आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स में, राइट टू एजुकेशन वाला जो आर्टिकल 21A है, उसमें तो लॉ बनाना पड़ता है तभी वो इंप्लीमेंट होता है, बिल्कुल सही बात है, पर एज सच फंडामेंटल राइट आपको मिल गया है वो, बिकॉज वो फंडामेंटल राइट में लिखा है, उसे इंप्लीमेंट करने के लिए लॉ बनाना पड़ेगा, पर वो फंडामेंटल राइट आपका है ही है, उसके लिए अलग से लॉ बनाने की नहीं पड़ता कि आपको राइट टू फ्री एजुकेशन मिले, वो तो आपका राइट हो ही गया बिकॉज वो आर्टिकल 21 में लिखा है। अब उसकी निटी-ग्रिटीज क्या होंगी उसके लिए पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, पर डीपीएसपी जब तक लॉ नहीं बनता वो आपको मिलते ही नहीं है। दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस। और जब हम डीपीएसपी पढ़ेंगे तो इंडिया के संविधान में एक डिबेट आई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि भाई हमने डीपीएसपी को लीगली इन्फोर्सिबल क्यों नहीं किया। तो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट रीजंस फॉर दैट इज कि व्हाई वी डिडंट मेक डीपीएसपीज लीगली इन्फोर्सिबल, व्हाई नॉट लीगली इन्फोर्सिबल। तो हमने एक बार तो ये देखा कि भाई डीपीएसपी इंप्लीमेंट करने के लिए स्टेट के पास क्या होना चाहिए? फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो जब स्टेट के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज ही नहीं है, जब देश आजाद हुआ था, तो इट वुड बी अनजस्ट टू पुट द स्टेट
ऑन सच अ ट्रेजेक्टरी जिसके लिए उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज है ही नहीं। तो लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज वर द रीजंस कि हमें ऐसा हमने नहीं किया, इनको लीगली इन्फोर्स हमने नहीं किया। तो अगर दूसरी बात हमने देखा कि ये नॉन जस्टिसिएबल है इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, बट दे आर जस्टिसिएबल इन अ कोर्ट ऑफ पीपल। तो स्टेट अपने आप स्टेट को इंप्लीमेंट करेंगे, नॉन जस्टिसिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ बट दे आर जस्टिसिएबल इन कोर्ट ऑफ पीपल। तो फिर हर सरकार को ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो पावर में आ ही नहीं पाएगी। तो एक रीजन ये था क्यों बनाए जस्टिसिएबल, जब रिसोर्सेज आएंगे अपने आप लोग उसके हिसाब से स्टेट को अकाउंटेबल ठहरा देंगे, ये बात थी। इसलिए हमने इसको क्या किया, डायरेक्टली हमें इन्फोर्स नहीं किया इसको। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट और रीजन दिया जाता है कि व्हाई वी डिडंट अलाउ, क्योंकि हमारी वास्ट डाइवर्सिटी है इंडिया में एंड बैकवर्डनेस बहुत थी जब आए हम। तो डाइवर्सिटी और बैकवर्डनेस के कारण अगर हम ये कंट्री को ये बोलते कि आप ये इंप्लीमेंट करो, तो दिस बैकवर्डनेस एंड डाइवर्सिटी, नॉट इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, वैसे ही फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये डीपीएसपी में लिखा है, बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी एंड बैकवर्डनेस ये इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है। इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, तो यूसीसी इंप्लीमेंट करना आर्टिकल 44 में लिखा है जो डीपीएसपी, वो मुश्किल हो जाता है। तो हम क्यों ही ऐसी ट्रैजेक्टरी पे जाएं जिसको हम अभी इंप्लीमेंट कर ही नहीं सकते। तो और दूसरा, ये देश आजाद हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था, क्यों उसको किसी प्री ऑक्यूपेशन पे सेट करना। तो अगर कोई देश आजाद हुआ है उसे पहले बताओ कि तुझे ये करना पड़ेगा, ये लीगल है, लीगली इन्फोर्सिबल है, तो प्री ऑक्यूपेशन पे डाल के स्टेट पे बर्डन डाल के उसको क्रश करने के चांसेस बन जाते हैं कि स्टेट को लगेगा मेरे को तो ये देना ही पड़ेगा। स्टेट के पास रिसोर्सेज नहीं है, ना तो इंप्लीमेंट कर पाए, और प्री ऑक्यूपेशन और बर्डन ऑफ प्री ऑक्यूपेशन से वो स्टेट अपने आप ही विलुप्त हो जाए। तो प्री ऑक्यूपेशन, तो बर्डन ऑफ प्री ऑक्यूपेशन, तो स्टेट को आने दें एग्जिस्टेंस में। नया नया नवजात शिशु आया इंडिया जब पैदा हुआ, अब उसको देखने दें दुनिया की किसके हिसाब से पॉलिसी बनानी है, कितने रिसोर्सेज हैं, कैसे 5 ईयर प्लान बनाएं, उसके हिसाब से इन चीजों को इंप्लीमेंट कर देंगे। तो हमने ये नहीं किया। और हमने आर्टिकल 37 में लिखा भी है डीपीएसपी के कि भाई आर्टिकल 37 लिखा है कि स्टेट को इन डीपीएसपी को ध्यान में रखना है। किसके लिए? कोई भी पॉलिसी बनाते हुए, लॉ बनाते हुए। तो हमने 37 में डायरेक्शन दे दी है स्टेट को, यू हैव टू कीप द डीपीएसपीज इन माइंड व्हाइल फॉर्मुलेटिंग एनी पॉलिसी और लॉ, ताकि स्टेट के पास ये चीजें रहें। और जो डीपीएसपीज हैं दे प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, और जो डीपीएसपीज में चीजें छिपी हुई हैं ये उसी प्रियम्बल का आइडिया भी है, दैट इज द आइडिया ऑफ प्रियम्बल। वो क्या है कि जो हम जस्टिस प्रमोट करना चाहते हैं। तो पूरा का पूरा जो हमारा डीपीएसपीज हैं क्या करती हैं? वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट इज नथिंग बट टू प्रमोट जस्टिस, सोशो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। तो प्रियम्बल में छुपे हुए आइडियाज, लिबर्टी, जस्टिस, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, इन सभी आइडियाज को कौन प्रमोट कर रहा है? डीपीएसपी। तो प्रियम्बल के जो भी हमारी कोर फिलॉसफी है प्रियम्बल में, जस्टिस, सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, और वैसी बहुत सारी और चीजें लिखी हैं प्रियम्बल में, उसको कौन प्रमोट करते हैं? डीपीएसपी। ताकि वेलफेयर स्टेट का आइडिया क्या? जस्टिस से रिलेटेड है। और आर्टिकल 36 से लेके 51 तक ये मेंशन है डीपीएसपी। 37 में लिखा है कि स्टेट को ऐसा करना चाहिए। 36 में लिखा है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, एंड द डेफिनेशन इज सेम एज दैट ऑफ जो हमने कहां पे लिखी है, जो हमने आर्टिकल 13 में लिखी है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। सॉरी, आर्टिकल 12 में लिखी है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, 13 में लिखी है डेफिनेशन ऑफ लॉ, और 12 में लिखिए क्या होती है स्टेट। यूनियन, लोकल, स्टेट लेवल की बॉडीज, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ये डायरेक्शंस दी जाती हैं लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को। दोज डेफिनेशन ऑफ स्टेट लिखी है। और उसके बाद हमारे डीपीएसपीज आ जाते हैं कि डीपीएसपीज कौन कौन से हैं। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट दोज डीपीएसपी। वो 38 आर्टिकल से स्टार्ट हो जाते हैं। पर हम ये भी समझेंगे इससे पहले हम पढ़ते हैं डीपीएसपीज कौन कौन से लिखे हुए हैं। हम एक एक करके आपको बता देंगे। जस्ट कीप इन माइंड कि हमें याद करके जाने हैं। जब एग्जाम होगा प्रीलिम्स का, तो डीपीएसपीज, फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज आपको रटे हों कि कौन कौन सी ड्यूटी है, कौन कौन सा डीपीएसपी है, ताकि अगर पेपर में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डीपीएसपीज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप उसमें गेस ना करें, आपको एग्जैक्ट पता हो। गेस करेंगे तो लगेगा हाँ ये भी डीपीएसपी हो सकता है। बट बिफोर गोइंग इनटू आर्टिकल 38 की क्या लिखा है उसमें, 39 में क्या लिखा है, 40 में क्या लिखा है, लेट्स अंडरस्टैंड द कन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज। तो एक कन्फ्लिक्ट है उसको समझ लेते हैं। कन्फ्लिक्ट बिटवीन
फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, इसको समझते हैं क्या है, इसको ध्यान से समझ लें। अब भाई अगर हम बात करें, अगर हमें कोई भी डीपीएसपी इंप्लीमेंट करना है, लेट्स सपोज एक डीपीएसपी है, आपको जस्टिस देना है, सोशल जस्टिस। एक है डीपीएसपी आर्टिकल 39 क्लॉज बी और सी में लिखा है कि जो भी कंट्री के रिसोर्सेज हैं दैट शुड बी यूज फॉर अ बेनिफिट ऑफ ऑल। तो आपने एक आर्टिकल था राइट टू प्रॉपर्टी, आपने प्रॉपर्टी लेनी स्टार्ट की ताकि हम राइट टू जो डीपीएसपी लोगों को प्रॉपर्टी दे पाए, जिनके पास लैंडलेस है उनको हम प्रॉपर्टी दे पाए। हमने ये ट्राई किया, तो हमने डीपीएसपी तो इंप्लीमेंट किया, साथ में क्या वॉलेट हो गया, राइट टू प्रॉपर्टी वाला फंडामेंटल राइट। तो हमने समझ में आया कि भाई जब हम फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इन दैट प्रोसेस सॉरी, जब हम डीपीएसपी को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इन दैट प्रोसेस फंडामेंटल राइट्स गेट्स वायलेटेड। तो कंफ्लिक्ट आ गया कि हमने डीपीएसपी को इंप्लीमेंट किया, उससे हो क्या, किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया। अब वो बंदा बोलेगा कि मेरे फंडामेंटल राइट सुप्रीम है, डीपीएसपी तो सुप्रीम नहीं है, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल, इन्फोर्सिएबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, बट डीपीएसपीज आर नॉट। तो इसलिए तुम डीपीएसपी को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते if they are violating fundamental rights. You can implement DPSPs if they are not violating fundamental rights. तो ये डिबेट स्टार्ट हुई, and the first case that is associated with this conflict of fundamental rights and DPSPs is the case of Champakam Dorairajan case. Champakam Dorairajan case. इस केस में बोला कि भाई इसमें कोई डाउट नहीं है, fundamental rights are supreme and DPSPs are below that, so you cannot violate fundamental rights. You cannot violate fundamental rights while implementing DPSPs. So वो चीजें वैसे ही गलत हो जाएंगी। तो in this case अगर हम बात करें 1951 में किसको सुप्रीम रखा गया, fundamental rights are supreme over DPSP, कंफ्लिक्ट ही खत्म कर दिया। तो जब ये हुआ, पर हमें पता है कि बहुत सारे डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को वेलफेयर गवर्नमेंट थी, स्टार्टिंग में फंडामेंटल राइट्स पॉलिसी होने स्टार्ट हुए। तो जब ये जजमेंट आई उसके बाद बहुत सारी अमेंडमेंट्स आई। फर्स्ट अमेंडमेंट आई 1951 में, उसके बाद हमने पहले भी पढ़ा था जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे, फोर्थ अमेंडमेंट आई, 17th अमेंडमेंट आई, फर्स्ट अमेंडमेंट आई, फोर्थ, 17th, बहुत सारी अमेंडमेंट आई। इस अमेंडमेंट से क्या हुआ, हमने डीपीएसपीस को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की इन अमेंडमेंट्स में। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास दोबारा केस गया कि भाई अब क्या करें इसको लेके। तो जब ये केस दोबारा गया तो एक बड़ी फेमस जजमेंट थी, हम पहले ही पढ़ते हैं, गोलकनाथ केस, 1967। तो चंपाकम दोराईराजन ने बोल दिया है कि भाई तुम्हारे पास है ही नहीं क्या कि डीपीएसपी को इंप्लीमेंट कर पाओ बाय वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर सुप्रीम, काम खत्म। तो ये तो बोल दिया चंपाकम दोराईराजन केस में 1951 में। उसके बाद संविधान को अमेंड किया, फर्स्ट, फोर्थ, 17, बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई टू इंप्लीमेंट डीपीएसपीस, बिकॉज ये सारे इसमें वेलफेयर प्रोविजंस थे, चाहे वो बैकवर्ड कम्युनिटीज के लिए हो, चाहे वो प्रॉपर्टी वाली हो, कुछ भी ये प्रोविजन थे, क्योंकि डीपीएसपी प्रमोट कर रहे हैं सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो केस आया सुप्रीम कोर्ट के पास दोबारा, वो केस का नाम है गोलकनाथ केस 1967। हम एक चीज बताएं, ये केस आपको पहले ही बताया है, इस केस में बोल दिया था कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है ही नहीं। जो आर्टिकल 368 में लिखा है दैट इज ओनली द प्रोसीजर एंड नॉट द पावर गिवन टू द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। उस सेंस में जब तुम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड ही नहीं कर सकते तो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड नहीं कर सकते। इट मींस यू कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स टू गिव द स्कोप टू इंप्लीमेंट डीपीएसपीस। तो हमने देखा कि आप डीपीएसपीस को इंप्लीमेंट कर ही नहीं सकते बाय वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड बिकॉज यू डू नॉट हैव द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। काम ही खत्म कर दिया, कंफ्लिक्ट ही खत्म कर दिया कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीस में काम ही खत्म। अगर आपको डीपीएसपीस इंप्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स अमेंड करने पड़ रहे थे तो वो गलत बात है, क्योंकि आप अमेंड वैसे ही नहीं कर सकते संविधान को, फंडामेंटल राइट्स तो छोड़ो, काम ही खत्म कर दिया, हमने डिबेट ही खत्म कर दी कि यू कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। आया समझ में? अब जब ये केस आया तो फिर अमेंडमेंट्स आई, आपको पता है वो कहानी आई, 24th अमेंडमेंट आई, 25th अमेंडमेंट आई। तो इस अमेंडमेंट में
हमने चेंजेस किए। इस अमेंडमेंट में जब चेंजेस किए थे, हमें पता है इसके बाद आया था हमारा कौन सा, केशवानंद भारती केस। और इन अमेंडमेंट्स में हमने पावर भी ली। किसको पावर दी कि पार्लियामेंट के पास पावर है संविधान को बदलने की। 24th अमेंडमेंट में बोला, 25th अमेंडमेंट में बोला कि हाँ भाई पावर तो है अमेंड करने की। अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो इन अमेंडमेंट्स में क्या हुआ, 24th और 25th अमेंडमेंट में क्या हुआ, हमने बोला कि भाई एक दो आर्टिकल है, आर्टिकल 39 क्लॉज बी एंड सी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डीपीएसपी। आर्टिकल 39 जो क्लॉज बी है वो क्या बोलता है, आर्टिकल 39 क्लॉज बी क्या बोलता है कि द रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड, द पब्लिक रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड in the interest of larger general public. And Article 39 clause C बोलता है there should not be any concentration of wealth. But they are talking about concentration of wealth नहीं होनी चाहिए और public resources को public welfare के लिए यूज करना है. These are the two articles, Article 39 clause B and C. अब जब ये किया हमने, अमेंड किया, इन अमेंडमेंट्स में ये चीज लेके आए, तो बोला अगर इन दोनों डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करना है, यू कैन इंप्लीमेंट इवन दे इफ दे आर वायलेटिंग आर्टिकल 14, 19 और 31, तो चलो अब चला गया है 14 एंड 19। तो इसमें अमेंडमेंट बोला कि अगर आपको आर्टिकल 39 क्लॉज बी एंड सी को इंप्लीमेंट करना है तो यू कैन इंप्लीमेंट इवन इफ दैट अमेंडमेंट इज वायलेटिंग आर्टिकल 14, 19 एंड 31, जो अब ये नहीं है पर उस टाइम था। कहने का मतलब certain DPSPs are getting primacy over certain fundamental rights. That was the amendment 25th Constitutional Amendment Act. 24th में हमने पार्लियामेंट को पावर दे दी थी, उस संविधान को बदल सकते हैं। जब ये केस आगे गया तो आगे केस गया इन द केस ऑफ हमारा केशवानंद भारती केस। तो केशवानंद भारती केस में बोला, क्योंकि इस अमेंडमेंट ने बोला था कि इन डीपीएसपी के लिए ये फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट किए जा सकते हैं, और दूसरा अगर कुछ ऐसा होता है तो जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं है। इन कंफ्लिक्ट को देखने के लिए आप जुडिशरी में नहीं जा सकते, पार्लियामेंट खुद देख लेगा। तो फिर केस आया हमारा केशवानंद भारती केस। इन केशवानंद भारती केस बोला गया कि भाई ये तो बात ठीक है कि आप जो आर्टिकल 39 बी और सी को इंप्लीमेंट कर रहे हो ओवर आर्टिकल 14, 19 और 31, ये ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, but you can't take the power of judicial review. If you are doing it, then judiciary has the power to check whether you are doing it in right manner or not. तो जुडिशियल रिव्यू की पावर तो जुडिशरी के पास है, बिकॉज दैट इज द काइंड ऑफ अ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो उन्होंने बोला कि आप संविधान को बदल लें, कोई दिक्कत नहीं है उसको, पर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं करनी है। और एक उसका फीचर है जुडिशियल रिव्यू, बिकॉज विदाउट जुडिशियल रिव्यू यू कांट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। हाँ, आप संविधान को बदल लें, आर्टिकल 39 बी सी ऊपर रहेगा, उसके नीचे आर्टिकल 14, 19 और 31 रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब ये ऐसा हुआ तो हमने एक और अमेंडमेंट की, हटे तो हम फिर भी नहीं, वो इमरजेंसी के टाइम पे स्टेट ने एक और अमेंडमेंट की, उसे बोल देते हैं केशवानंद भारती केस के बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स 1976। इसमें हमने बोला कि भाई जो हमारे आर्टिकल 39 बी एंड सी हैं, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज आगे गई। एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है मिनर्वा मिल्स केस। मिनर्वा मिल्स केस, इस मिनर्वा मिल्स केस में फिर कहानी रखी गई कि भाई जो ये मिनर्वा मिल्स केस है 1980 में, इसमें बोला कि जो पहले बोला था ना कि आर्टिकल 39 बी एंड सी को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर ये राइट्स वॉयलेट होते हैं तो ही आप ऐसा कर सकते हैं, जो आपने बोला ना ऑल फंडामेंटल राइट्स, दैट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बिकॉज डीपीएसपीज आर बिलो फंडामेंटल राइट्स। बट हमें यह भी पता है कि फंडामेंटल राइट्स का क्या करेंगे अगर डीपीएसपी इंप्लीमेंट नहीं हो रहे, तो दीज आर लाइक अ डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन दी मिनर्वा मिल्स केस ने, कि एक होती है डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। हमें ट्राई करना है कि हमें फंडामेंटल राइट्स भी इंप्लीमेंट करते रहें और साथ में हम ट्राई करते रहें कि डीपीएसपी भी इंप्लीमेंट होते रहें। अगर दोनों नहीं हो रहे फिर तो ऑफ कोर्स फंडामेंटल राइट्स आर सुप्रीम। और कुछ डीपीएसपीज हैं 39 बी और सी, which is a core philosophy of justice, social and economic, that can give primacy over Article 14 and 19. You can't do a kind of a blanket approach कि इन दोनों DPSPs को implement करने के लिए कोई भी fundamental right violate कर सकते हो, वो हमने allow करने नहीं दिया। और इसी से क्या हुआ,
हमारा जो आज का स्टैंड भी यही है कि डीपीएसपीज आर नॉन जस्टिसिएबल, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल, फंडामेंटल राइट्स आर अबव डीपीएसपीज, बट वी हैव टू ट्राई अ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज. हाँ, दो डीपीएसपीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 39 क्लॉज बी एंड सी, because this is a core philosophy and social and economic justice. If while implementing those provisions, if article 14 and 19 gets violated, that is justified, but not all the fundamental rights. यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? तो this is the basic philosophy जो हमने पढ़ ली है कि क्या हमारा conflict of between fundamental rights and DPSP है. एक मिनट में और देख लें, बस दोबारा रिवाइज करवा देता हूं. पहले केस आया चंपाकम दोराईराजन केस. डिस्प्यूट था कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज में जो भी डिस्प्यूट है इसको कैसे डील करें. तो इसको डील करने के लिए हमने बोला 1951 में कि फंडामेंटल राइट्स आर सुप्रीम ओवर डीपीएसपीज. काम खत्म. हमने लिटरल इंटरप्रिटेशन की कि फंडामेंटल राइट्स आर सुप्रीम ओवर डीपीएसपीज. अगर ये वॉयलेट हो जाते हैं तो तुम कुछ नहीं कर सकते, इसको तुम्हें ऊपर रखना पड़ेगा. तुम कोई भी फंडामेंटल राइट को वॉयलेट नहीं कर सकते व्हाइल इंप्लीमेंटिंग डीपीएसपीज. तो हमने देखा ही नहीं कि भाई दोनों ही तो जरूरी हैं. अगर फंडामेंटल राइट्स जरूरी है पॉलिटिकल जस्टिस के लिए, तो डीपीएसपी जरूरी है सोशल इकोनॉमिक जस्टिस के. एंड विदाउट social and economic justice there is no meaning of political justice, and with political justice, with only political justice, there is no meaning of social and economic justice. तो जस्टिस तीनों से ही कंबाइंड से बनता है. तो हमें समझ में आया दोनों के हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का प्रिंसिपल लगना चाहिए, और वो आइडिया दिया मिनर्वा मिल्स केस में. दोनों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो, ट्राई करो इंप्लीमेंट हो जाए. नहीं हो पा रहे तो ऑफ कोर्स फंडामेंटल राइट्स आर सुप्रीम, बट दो डीपीएसपी बड़े इंपॉर्टेंट है, 39 बी एंड सी, बिकॉज वो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की कोर फिलॉसफी है. While implementing those provisions, if fundamental rights under Article 14 and 19 gets violated, वो justified है, बाकी नहीं है. And this is the present stand of judiciary with respect to conflict between fundamental rights and DPSPs. यहां तक क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं भाई जो हमारे DPSPs हैं ये कौन कौन से हैं. संविधान में हमने DPSP को डिवाइड नहीं किया है. संविधान में हमने DPSPs को डिवाइड नहीं किया है, वो तो हम अपनी एकेडमिक नॉलेज के लिए इसको डिवाइड कर देते हैं. कई बोल देते हैं एक है सोशलिस्ट डीपीएसपीज. वो डीपीएसपी जो सोशलिस्ट फिलॉसफी थे मैच कर रहे हैं, उन्हें बोल देते हैं सोशलिस्ट डीपीएसपीज. एक आते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स. एक आते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स, और एक आते हैं लिबरल प्रिंसिपल्स. तो हमने अगर डीपीएसपीज को डिवाइड करना हो, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, तो अगर हमें डीपीएसपीज को डिवाइड करना हो तो वी कैन डिवाइड द डीपीएसपीज इनटू दीज थ्री सब टाइप्स: सोशलिस्ट, लिबरल, इंटेलेक्चुअल एंड गांधीयन. बट फॉर योर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग दिस क्लासिफिकेशन इज नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर पेपर में आता है तो कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं किया, ये हमने अपनी समझ के हिसाब से किया. अब हम पहले पढ़ लेते हैं कौन कौन से सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं, इसको देख लें. अब मैं आपको आइडिया दे देता हूं कौन कौन से सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए. हम उसके लिए एक काम करते हैं, लेट्स ओपन द कि हम इसको डीपीएसपी को कॉन्स्टिट्यूशन को खोल लेते हैं ताकि आपको एक एक दिखता रहे. तो इसको खोल लेते हैं, डीपीएसपीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इसको देखते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए इसको लेके. अब ये हमारा लिखा हुआ डीपीएसपीज. अब हम इसको पढ़ते हैं डीपीएसपीज को एक एक करके कि भाई कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं और कब कितनी बार हमने डीपीएसपीज को इंप्लीमेंट किया है, हमें यही पता होना चाहिए. तो हमें यही पता होना चाहिए कितनी बार हमने डीपीएसपीज को इंप्लीमेंट किया है और अमेंड किया है. वो अमेंडमेंट हमें पता है, 42nd अमेंडमेंट है, उसके बाद एक बार आई थी हमारी 86 अमेंडमेंट, वो भी देख लेंगे. पर हम पहले इसको देखते हैं कौन कौन से हैं. तो आपका जो आर्टिकल 38 है, दिस इज आर्टिकल 38. इसमें आर्टिकल 38 में क्या लिखा है? पहले तो हमने देखा 36 में क्या लिखा हुआ है कि स्टेट क्या है, सेम मीनिंग जो पार्ट 3 में है. 37 में है कि स्टेट को इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना है पॉलिसी को बनाते हुए. 38 कह रहा है, 38 आर्टिकल, द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग इफेक्टिवली द सोशल ऑर्डर इन विच जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक शैल इन्फॉर्म ऑल द इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशन लाइफ. वही काम जो आर्टिकल 38 बोल रहा है वो कर रहा है वेलफेयर और उसमें प्रोटेक्टिंग एंड सिक्योरिंग द सोशल ऑर्डर एंड जस्टिस प्रमोट करने की बात कर रहा है. और उसी आर्टिकल 38 क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 में लिखा है कि द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर स्ट्राइव टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड एंडेवर टू एलिमिनेट इनइक्वालिटीज इन स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, and not only amongst individuals but also among groups of people residing in different areas. तो पहला बात कर रहा है जस्टिस की. तो आर्टिकल 38 जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल में आएगा, तो अगर मैं
आपको इस पे यहां पे लिखूं तो दिस आइडिया ऑफ आर्टिकल 38 इज कॉल्ड एज दिस इज अ सोशलिस्ट प्रिंसिपल, क्योंकि सोशलिस्ट प्रमोट करते हैं कौन सा आइडिया, आइडिया ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। फिर यहां पे जस्टिस की बात हो रही थी, यहां बात हो रही थी इनइक्वालिटीज को कम करना है, चाहे वो इनकम की हो चाहे वो स्टेटस फैसिलिटीज की हो, और मेरा सेम काम है इंडिविजुअल्स के मंग भी और कम्युनिटीज और ग्रुप्स के मंग भी। तो दिस इज आर्टिकल 38 इज बेसिकली अ आइडिया ऑफ सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स जो डीपीएससी में लिखे हैं। वैसे ही एक आता है उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट, तो आप इतना देख लें, एक आता है 39। तो आर्टिकल 39 में जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, द स्टेट, ये भी कौन सा प्रिंसिपल है, सोशलिस्ट है। तो आर्टिकल 38 भी सोशलिस्ट है, 39 भी सोशलिस्ट है, एंड यू यूज दिस आर्टिकल्स इन योर मेंस आंसर्स आल्सो। 39 में क्या लिखा है, इसमें सब पार्ट है ए बी सी डी करके हैं। 39A में लिखा है द सिटीजंस मेन एंड वुमेन हैव राइट टू एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड। और डीपीएसपी आपको याद करने पड़ेंगे। एक मान लो क्वेश्चन आता है कि डीपीएसपी प्रमोट करते हैं जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। बिल्कुल करते हैं, कहीं ये मत बोल देना ये तो सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रमोट करते हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रमोट नहीं करते हैं। जस्टिस तो ये प्रमोट करते हैं, कौन सा, पॉलिटिकल जस्टिस भी प्रमोट करते हैं, बट एज अ ओवरऑल फिलॉसफी इनका मेन फोकस है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। फंडामेंटल राइट्स प्रमोट करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, पर डीपीएसपी प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अब जब हम ये कर ही रहे हैं तो हमें एक चीज और समझ में आती है कि 39A में वुमेन एंड मेन की लेके बात हुई है कि भाई जो वुमेन है एंड मेन है उनके बीच में कोई डिवाइड नहीं होना चाहिए। और 39 जो आर्टिकल है ये भी सोशलिस्ट है, 38 भी सोशलिस्ट है। तो उसके बाद आता है बी में आता है द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ material resources of the community are so distributed to serve the common good. Community resources should be used for the community purposes, not for the particular individuals. मतलब कहने का क्या, क्रोनी कैपिटलिज्म ना हो, वो कहना चाह रहे हैं इंडायरेक्टली। 39C में कहते हैं द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन। मतलब आपको वेल्थ कंसंट्रेशन से रोकना है और मींस ऑफ प्रोडक्शन को कंसंट्रेट नहीं होने देना है, मतलब आपको मोनोपोलीज नहीं बनानी है। और ये दोनों प्रिंसिपल्स हैं आर्टिकल 39B और C जो बड़े इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं वेलफेयर स्टेट के। इनको इंप्लीमेंट करने के लिए यू कैन वायलेट आर्टिकल 14 एंड 19 एज मेंशन्ड इन मिनर्वा मिल्स केस। आया समझ में? तो मिनर्वा मिल्स केस में बोला गया है, वही आपको बताया आर्टिकल 39B और C में। उसके बाद आता है डी में लिखा है देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन। पहले आया था मैन एंड वुमेन के लिए एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड, मैन एंड वुमेन इक्वली। यहां पे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, ये 39D में लिखा है। वैसे 39D के बाद आता है 39E, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 39D के बाद आता है 39E, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको आई होप ये दिख रहा होगा, नहीं तो मैं इसको इधर कर देते हैं, एक सेकंड दें हमें, इसको हम इधर कर देते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आती रहे। अब ठीक है, ये आपको अब विजिबल होगा। अब यहीं पे आपको लिख देते हैं। अब इसमें समझें एक चीज, 39E में लिखा है, ई में लिखा है दैट द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स मैन एंड वुमेन एंड टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट अब्यूज्ड एंड द सिटीजंस आर नॉट फोर्स्ड बाय इकोनॉमिक नेसेसिटी टू एंटर इनटू एवोकेशंस अनस्यूटेड टू देयर एज और स्ट्रेंथ। तो बच्चों को ऐसे नहीं है कि एज और स्ट्रेंथ के बेसिस पे जो उनकी मैच नहीं कर रही है उनको ऐसे धक्के से किसी काम में, एवोकेशन या प्रोफेशन में नहीं डालना है। ये है 39। ये सारे क्या है, सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट मतलब प्रिंसिपल्स जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं, सोशलिस्ट बातें कर रहे हैं। लास्ट आता है 39F दैट चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटीज टू एंड फैसिलिटी टू डेवलप इन अ हेल्दी मैनर एंड कंडीशंस ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी एंड दैट चाइल्डहुड एंड यूथ आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड अगेंस्ट मॉरल एंड मटेरियल अबंडनमेंट। तो किसकी बात हो रही है, चिल्ड्रन की, कि उसको देनी है, एक अपॉर्चुनिटीज देनी है ताकि वो हेल्दी मैनर में डेवलप कर पाए और उसकी फ्रीडम और डिग्निटी को इंश्योर करना है। तो ये चिल्ड्रन के रिलेटेड है, ये मैन एंड वुमेन या किसी भी चिल्ड्रन या सिटीजन से एसोसिएटेड है। ऊपर ऐसे ही 39A B C D E F तक हमने पढ़ लिए हैं। उसके बाद आता है बड़ा इंपॉर्टेंट 39A, और जो 39A है दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कौन सा प्रिंसिपल है, फ्री लीगल एड का। और फ्री लीगल एड भी क्या प्रमोट करते हैं, सोशलिस्ट आइडिया। The state shall secure the operations of legal system in the sense that free legal aid by suitable legislation or schemes to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reasons of economic or other disabilities. तो kind of a
फ्री लीगल एड एंड इक्वल जस्टिस, ये भी कौन सा आइडिया है? ये भी सोशलिस्ट आइडिया है। तो आर्टिकल 38, 39 एंड 39 कैपिटल ए, दीज ऑल आर सोशलिस्ट आइडियाज जो हमने पढ़े हैं। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताएं, जब विलेज की बात होगी तो आर्टिकल 14 कहां पे आएगा? गांधीयन प्रिंसिपल में। तो गांधीयन प्रिंसिपल में आता है जब हम बात करते हैं कि हमारा स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू प्रमोट वही पंचायत एंड एंडोव विद देम सर्टेन पावर्स एंड अथॉरिटी, ताकि वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन की तरह काम, सेल्फ गवर्नमेंट की तरह काम कर पाए। अब आता है फिर राइट टू वर्क एंड टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। अब मुझे एक चीज बताएं, जब आर्टिकल 41 की बात हो रही है तो ये 41 कौन सा आइडिया है? सोशलिस्ट आइडिया है ना भाई। तो स्टेट को क्या करना है? राइट टू वर्क, मनरेगा जो भी नाम चेंज कर दिया है, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, दीज आर आल्सो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। ये हमारा गांधीयन है बिकॉज ऑफ गांधी जी ने बात की थी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, तो गांधीयन में आ जाता है। तो इसमें काम क्या है? कैपेसिटी डेवलपमेंट, मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज सिकनेस एंड डिसेबलमेंट एंड इन केसेस ऑफ अनडिजर्व्ड वांट। तो इसमें सिंपल सा बोला है कि भाई तुम्हें राइट टू वर्क होगा, एजुकेशन होगा और पब्लिक असिस्टेंस होगी इन केसेस व्हेन यू आर एज्ड, ओल्ड, अनएम्प्लॉयड या सिक हैं या डिसेबल्ड हैं, तो आपको स्टेट आपके लिए एफर्ट्स लेगी। दिस इज आल्सो द आइडिया ऑफ सोशलिस्ट प्रिंसिपल ऑफ डीपीएसपी। उसके बाद है प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। अब मुझे ये बताएं, जो आर्टिकल 42 है ये भी कौन सी बातें कर रहा है? सोशलिस्ट बातें कर रहा है कि मैटरनिटी लीव होनी चाहिए, वर्कर्स को जस्ट और ह्यूमन कंडीशंस मिलनी चाहिए, ताकि ये मतलब ये काम धंधे की बात हो रही है, ह्यूमन कंडीशन एंड लेबर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद लिविंग वेज फॉर वर्कर्स। अब लिविंग वेज फॉर वर्कर्स ये आइडिया कहां से आता है? दिस लिविंग वेज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एज सोशलिस्ट प्रिंसिपल, कि आप उतनी वेज दें, ऐसा नहीं है कि जो मिनिमम वेज है वो लिविंग वेज से कम हो, खर्चा ज्यादा है तो ये भी कहा जाएगा स्टेट शैल प्रमोट अ लिविंग वेज टू ऑल वर्कर्स इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड अदरवाइज कंडीशंस ऑफ वर्क इंश्योरिंग अ decent standards of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities। ये वर्कर्स की बात हो रही है कि आप वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन ना करें, तो उस सेंस में ये सारी कहानी लिखी हुई है। और एक वर्ड लिखा है स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट अ कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस इन रूरल एरियाज, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद आता है आर्टिकल 38A, दैट इज इंपॉर्टेंट। द स्टेट शैल टेक स्टेप्स by suitable legislation in the management of undertakings, कि भाई वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट में एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस। ये भी कौन सा प्रिंसिपल है? सोशलिस्ट। जहां भी वर्कर्स की बात हो रही है, चाहे वो मैनेजमेंट को लेके हो, चाहे उनके लिविंग वेज को लेके हो, चाहे वर्किंग कंडीशन को लेके हो, ऑल थिंग्स आर सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स एंड यू हैव टू रिमेंबर दोस प्रिंसिपल्स जो हमने पढ़ रहे हैं। ये आपको याद करने पड़ेंगे कि हाँ भाई लिविंग वेज की बात हुई थी डीपीएसपी में, हाँ ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबिलिटी के केस में स्टेट को एक्स्ट्रा एफर्ट लेने पड़ेंगे उनके लिए, ये भी हुई थी। फ्री लीगल एड की बात हुई थी। ये सारी कहानियां पढ़नी पड़ेंगी आपको। अब यहाँ पे ये है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। फिर आता है हमारा 44। अब ये 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि सभी कम्युनिटीज के लिए एक ही सिविल मैटर्स का कोड होना चाहिए, मतलब डिवोर्स, मैरिज, जो भी प्रॉपर्टी में होता है सभी में एक ही कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म कोड। एंड दिस इज नॉट अ सोशलिस्ट प्रिंसिपल, दिस इज अ प्रिंसिपल दैट बिलीव्स बाय द लिबरल इंटेलेक्चुअल दैट राइट्स शुड बी ऑल। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, दिस प्रिंसिपल विल कम अंडर लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, जो हम क्लासिफाई करते हैं। बस आप डीपीएसपी याद कर लो, डिवाइड तो आप अपनी बुद्धि के हिसाब से आप कर दोगे। नेक्स्ट इज the state shall endeavor to provide within 10 years from commencement of the constitution free and compulsory education for all children until they complete the age of 14 years। ये पहले लिखा हुआ था, अब बाद में हमने राइट टू एजुकेशन दे दिया है 6 to 14, तो अब हमने इसको कर दिया 0 to 6 years तक, जो हमारी क्रच फैसिलिटीज है वो स्टेट को देनी चाहिए डीपीएसपी में। 6 से 14 तो हमारा फंडामेंटल राइट ही है। अब हम 0 to 6 लेवल की बात करते हैं। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 46। ये क्या है कि द स्टेट शैल प्रमोट विद इन स्पेशल केयर एंड इकोनॉमिक इन द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, और उनके साथ जो इनजस्टिस हुआ है और ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लोजन है उससे प्रोटेक्ट करना है, और उनके लिए हमें क्या करना है, उनके एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लेने हैं। कौन सा आइडिया ये
क्या ये सोशलिस्ट आइडिया है या लिबरल आइडिया है? तो दिस इज बेसिकली द आइडिया दैट इज इंपॉर्टेंट एज द गांधीयन आइडिया, बिकॉज गांधी जी टॉक्ड अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ एसटीज एंड एससीज। तो ये गांधीयन प्रिंसिपल में हम लिख सकते हैं, सोशलिस्ट नहीं है, ये गांधीयन आइडिया ज्यादा है। अब 47, the state shall regard the raising of level of nutrition, standard of living, health. The state shall endeavor to bring about prohibition of consumption of medicine purposes intoxicating drugs. ये कौन बातें करते हैं? ये भी गांधी जी बातें करते थे लिकर वाली, कि लिकर नहीं करना है कंज्यूम। तो गांधीयन प्रिंसिपल है कौन सा? कंजम्पशन ऑफ लिकर या फिर ड्रग्स, ये बंद करना होगा आपको। और उसके साथ ही जो आपका आइडिया है, रेजिंग द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स पीपल एंड इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ। अब जब हम ये बात करते हैं इस 47 का ऊपर वाला आइडिया कि ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करने, ये कौन सा आइडिया है? सोशलिस्ट आइडिया है। और जो नीचे वाला आइडिया है प्रोहिबिशन ऑफ लिकर, ये कौन सा आइडिया है? गांधीयन। तो जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात हो रही है, न्यूट्रिशन की बात हो रही है, इट इज अ सोशलिस्ट आइडिया कि राइट टू हेल्थ मिलना चाहिए और राइट टू न्यूट्रिशन मिलना चाहिए या फूड मिलना चाहिए, इट इज अ सोशलिस्ट आइडिया। अब उसके बाद आता है 48, द स्टेट शैल एंडेवर टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चरल एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स एंड टेक स्टेप फॉर द प्रिजर्विंग ऑफ इंप्रूविंग द ब्रीड्स एंड स्लॉटरिंग ऑफ काउज एंड काफ्स। तो इसमें दो चीजें आती हैं। जब स्लॉटरिंग की बात होती है, इसमें गांधी जी क्या करेंगे? इसमें होते थे कि ये रोकना है, प्रोहिबिटिंग स्लॉटरिंग ऑफ काउज। पर जब बात आती है कि एग्रीकल्चर को, एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्न लाइन्स पे लेके जाना है, इट इज बेसिकली अ आइडिया जो का कौन बोलेगा? इट विल बी अ लिबरल इंटेलेक्चुअल आइडिया जो हमें समझ में आता है। ये मॉडर्नाइजेशन की बात है तो ये लिबरल इंटेलेक्चुअल आइडिया है। आपको पता होगा कि डीपीएससी में लिखा है कि एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर को मॉडर्न लाइंस पे लेके जाना है। इट इज ऑफ कोर्स अ लिबरल इंटेलेक्चुअल आइडिया। जब बात आती है टू प्रोहिबिट द स्लॉटरिंग ऑफ काउज, वो आपको पता लगेगा ऑफ कोर्स ये गांधीयन आइडिया है। पंचायत इज ऑब्वियसली अ गांधीयन आइडिया। और 48 ए आया था कि जो हमारा ये है इन्वायरमेंट और to improve the environment and to safeguard the forests and wildlife of the country, स्टेट को ये करना चाहिए। ऑफ कोर्स ये कौन सा प्रिंसिपल है? ये हमने बाद में ऐड किया। ऑफ कोर्स इट इज अ लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, नॉट गांधीयन और सोशलिस्ट। और 49 इज बेसिकली अ obligation of the state to protect every monument of place of artistic and historic interest declared by under law made by parliament to of national importance, उसकी disfigurement, destruction को रोकना है। Of course this is also a kind of a liberal intellectual principle। तो बात करते हैं कि हमारा जो कल्चर है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करने देना है। उसके बाद आता है आर्टिकल जो हमारा 50 है, ये बोलता है कि हमें एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग अलग करना है। ऑफ कोर्स इट इज ऑल्सो अ लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। और एक आता है कि 51 में कि हमें इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी को प्रमोट करना है, जस्ट और ऑनरेबल रिलेशन बना के रखने हैं, इंटरनेशनल लॉ को अडेयर करना है, डिस्प्यूट्स को डिप्लोमेसी से डील करना है। इट इज ऑल्सो अ लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। तो दीज आर द सर्टेन जो डीपीएसपी है जो हमने आपको बताए हैं, ये आपको याद करने हैं। आर्टिकल 36 से लेके 51 तक ये सारे डीपीएसपी खत्म हो गए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आप अपने आपकी बुक होगी उसमें रेफर करेंगे। तो अब मैं आपको करवा देता हूँ रिवाइज। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, आर्टिकल 51, इट इज अ लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। एक है सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, लिबरल इंटेलेक्चुअल। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ऑफ कोर्स लिबरल इंटेलेक्चुअल। प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, लिबरल इंटेलेक्चुअल। पर हमें ये ना भी याद करें लिबरल इंटेलेक्चुअल, तो ये तो पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। जैसे एक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटरिंग, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससीज एंड एसटीज, ऑफ कोर्स ये गांधी जी बात करेंगे। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 6 years, यूनिफॉर्म सिविल कोड, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, वैसे ही प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस फॉर वर्क एंड मैटरनिटी लीव, राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत्स, फ्री लीगल एड। 39 हमें पता है, ABCD सारे पता है। कैसे इसमें बात की है, ओनरशिप क्या होना चाहिए, कम्युनिटी के ओनरशिप फॉर कॉमन वेलफेयर, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होनी चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मैन एंड वुमेन, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड मैन एंड वुमेन, एंड टेंडर एज को यूज नहीं करना है, मिस यूज नहीं करना है। चिल्ड्रन को हमें अपॉर्चुनिटी देनी है ताकि वो अपना डेवलप कर पाए। और एक आता है 38 जो बड़ा 38 बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें बात की थी हमें जस्टिस, सोशो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। उसके बाद की थी हमें कोई भी जो इनइक्वालिटी है स्टेटस, इनकम, फैसिलिटीज में इसको कम करना है। दीज आर द डीपीएसपीज। तो आपको वैसे रिवाइज करवा दें, आप एक बार याद कर लें डीपीएसपी, उसका ब्रैकेट में तो डाल देंगे कौन से गांधीयन है, कौन से सोशलिस्ट है, कौन से लिबरल है। और आपको एक चीज बता देते हैं कि इसमें से कुछ डीपीएसपी बाद में ऐड किए गए हैं।
तो हमारी संविधान में अमेंडमेंट होती है 42nd अमेंडमेंट। तो 42nd अमेंडमेंट में हमने कौन कौन सी चीजें ऐड की हैं उसको देख लो। एक तो हमने चीज ऐड की थी जो हमने अभी पढ़ी है, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट, जो हमने नीचे पढ़े हैं ना, ये जो ए लगा हुआ है जिनके आगे, जैसे ये है ना, जैसे ये वाला, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, इट वाज एडेड इन द 42nd अमेंडमेंट। तो 42nd अमेंडमेंट में चार चीजें ऐड की थी। एक तो ये हो गया है 48A, एक हमारा क्या है 43A, द स्टेट शैल टेक स्टेप्स बाय सुटेबल लेजिस्लेशन टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ अंडरटेकिंग्स, एनवायरमेंट, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स। दो, तीसरा फ्री लीगल एड 39A, फ्री लीगल एड ये प्रोवाइड करनी है। एंड जो चिल्ड्रन वाला है 39, ये वाला, द चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटीज, ये एफ है जो ऐड किया गया है 39F में, जो वो भी 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया है। तो एक हमारा एनवायरमेंट, एक हमारा चिल्ड्रन को लेके फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है इसको, फ्री लीगल एड एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, दे वर एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट। और एक हमने ऐड किया था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमने ऐड किया है 86th अमेंडमेंट से। उसका काम क्या है, जो हमने फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, तो 45 जो चेंजेस किए थे फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये हमने 44th अमेंडमेंट से हमने ये ऐड किया है इसमें। ये तो हमने ऐड किया 86 अमेंडमेंट से। तो 42nd अमेंडमेंट से हमने चार चीजें ऐड की, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, फ्री लीगल एड एंड हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ये चार ऐड किए 42nd से। इसको ऐड किया 86 अमेंडमेंट से, 2002 में हमने इसको अमेंड किया 82nd अमेंडमेंट 2002 में। और उससे पहले हमने 42nd अमेंडमेंट में चीज की, जो 44th अमेंडमेंट में, सॉरी 42nd में हमने देख लिया, 44th में भी एक चेंज किया था, दैट वाज बेसिकली दिस वन, जो हमने ये वाला, जो ये है 40, जो हमें इनइक्वालिटीज को कम करना है, कहां पे गया वो इनइक्वालिटीज वाला, ये वाला, दिस वाज एडेड बाय द 44th अमेंडमेंट, इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस एंड फैसिलिटीज, ये ऐड किया गया था 44th से। तो 42nd अमेंडमेंट से चार चीजें ऐड की, 44 से एक एंड 86 से एक, ये आपको आनी चाहिए। 42nd से चार जो थी दोबारा बता देता हूं, क्योंकि दोबारा इसलिए बता रहा हूं, पक्का आता है पेपर में कि 42nd अमेंडमेंट से कौन कौन से डीपीएसपीज चेंज किए गए, 44th अमेंडमेंट से कौन से डीपीएसपीज चेंज किए गए, 86 से कौन से डीपीएसपीज चेंज किए गए। तो 42nd से चार चेंज किए हैं, एनवायरमेंट, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, जो चाइल्ड की हेल्दी डेवलपमेंट, फ्री लीगल एड। 44 से एक किया है, ये जो इनक्वालिटीज इन स्टेटस इनकम वाला ये खत्म करनी है। 86 से एक ऐड किया था, जो हमें फ्री एजुकेशन अप टू 6 years ये प्रोवाइड करनी है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डीपीएसपी चैप्टर। इसको आपको पता होना चाहिए, कौन से सोशलिस्ट हैं, कौन से गांधीयन और कौन से लिबरल इंटेलेक्चुअल, ये आपको पता होना चाहिए। 36 to 51। इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज, और साथ में हम स्टार्ट कर देंगे सेंटर स्टेट रिलेशंस। ठीक है, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन टुमारो। और इन लेक्चर्स को आप देखते रहें, 5:30 AM ये आते हैं, so that you should have a consistency and a discipline in your preparation, which is very, very important. Thank you so much. We'll see you soon.